बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद तमाम स्टूडेंट्स को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मैनेजरियल अकाउंटिंग के लेक्चर सीरीज़ में देख रहे हैं। तो ये फोर्थ वीडियो है उन सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में। और इस वीडियो में हम लोग बेसिकली दो चीज़ें सीखेंगे। नंबर वन इज़ के हम लोग किस तरह से हाई लो मेथड को यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर डिसीजन मेकिंग पर्पस about the managerial perspective in specifically manufacturing side। और सेकेंडली कि हम लोग किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन द ट्रेडिशनल फॉर्मेट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट एंड द कंट्रीब्यूशनल फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, और इन दोनों का क्या पर्पज़ और वो किस तरह से एक सेपरेट मोड ऑफ डिटेल हमें प्रोवाइड करती हैं। सो चलें बात करते हैं हाई लो मेथड की तरफ। सबसे पहले तो अपने नाम से ही ये बात जाहिर है कि आपके पास एक हाई पॉइंट होगा और एक लो पॉइंट होगा, और आप इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए बेसिकली कुछ सी चीज़ की जजमेंट करेंगे। बड़ी सादी सी बात है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करूं तो हम लोग हाई लो मेथड को बेसिकली यूज़ करते हैं कि हम वेरिएबल कॉस्ट जान सकें अपनी प्रोडक्शन के हवाले से। सो लेट मी रीड दीज लाइंस जो कि मैंने हाईलाइट की हैं। कुछ अजम्पशंस हैं जी इस हाई लो मेथड के बारे में कि हम ये अज्यूम करते हैं कि जो कॉस्ट और एक्टिविटी है उनके दरमियान लीनियर रिलेशनशिप पाया जाता है। ये एक अजम्पशन है। लीनियर रिलेशनशिप से क्या मुराद है कि दोनों जो हैं कॉस्ट और एक्टिविटी के जो पॉइंट्स हैं वो एक स्लोप के बिल्कुल करीब मूव करते हैं और इनके दरमियान एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मीन्स टू से कि अगर आप एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो कॉस्ट बढ़ती जाएगी, अगर आप एक्टिविटी कम करते जाएंगे तो कॉस्ट जो है वो कम होती चली जाएगी। सो हाई लो मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं कि हम जान सकें कि हमारी एक्चुअली वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है और वो किस तरह से बिहेव कर रही है। Let me read these highlighted lines. Assuming that the scatter graph plot indicates a linear relationship, which is the one most important assumption about this method. Linear relationship between cost and activity, the fixed and variable cost elements of a mixed cost can be estimated using the high-low method. So जैसे मैंने पहले बताया है कि somehow ये मुश्किल होता है कि हम ये जान सकें कि जो हमारी मिक्स्ड नेचर की जो कॉस्ट है वो किस तरह से बिहेव कर रही है या उसमें कितना पोर्शन है और वो पर यूनिट क्या हमें कॉस्ट कर रही है। तो उसके लिए हम लोग बेसिकली ये हाई लो मेथड यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसके फार्मूला की जानिब जाऊँ तो हम कह सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बराबर है स्लोप ऑफ द लाइन के, या यूँ कह सकते हैं राइज ओवर रन, या यूँ कह सकते हैं कि जो कॉस्ट है हाईएस्ट पॉइंट हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी पर, अगर उसमें से हम लोग माइनस कर दें कॉस्ट एट द लोएस्ट एक्टिविटी लेवल, यानी कि इन दोनों का चेंज, और उसको डिवाइड कर दें जो कि डिनोमिनेटर में एक फैक्टर डिवाइड कर रहा होगा जो कि लेवल ऑफ एक्टिविटी के चेंज के बारे में है। So in variable form we can write it as the variable cost should be equal to y2 minus y1, where y represents the level of activity, and divided by x2 minus x1, where x defines the level of activity. Sorry अगर मैं गलत कह गया हूँ तो y means cost at a different level of activity. सो अगेन इसी जो फार्मूला है उसकी एक एक्सटेंडेड फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू कॉस्ट एट द हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल माइनस कॉस्ट एट द लोएस्ट एक्टिविटी लेवल डिवाइडेड बाय हाई एक्टिविटी लेवल माइनस लो एक्टिविटी लेवल, और यू कैन सिंपली राइट दिस फार्मूला एज चेंज इन द कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन द एक्टिविटी। सो जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस ये मैं आप लोगों के सामने ये इस ग्राफ चार्ट को, ये जो आपके सामने टेबलर फॉर्म में है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स सपोज देयर इज़ एन हॉस्पिटल, और जिन दिनों में या जिस भी मंथ में जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स अटेंड किए गए हैं
और उस मंथ में जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर की गई है, और यहाँ पर ये मुराद ली जा रही है कि ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ये बेसिकली मिक्स्ड फॉर्मेट की है, ठीक है। सो इन द मंथ ऑफ जून जो हाईएस्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो डील किए गए हैं और उनकी तादाद 8,000 थी, और जो मेंटेनेंस कॉस्ट बेयर करनी पड़ी हॉस्पिटल को वो थी $9,800। उसके मुकाबले में जो मार्च का महीना था दैट वाज द मंथ ऑफ लोएस्ट एक्टिविटी लेवल, और 5,000 पेशेंट्स अटेंड किए गए थे और मेंटेनेंस कॉस्ट जो बेयर करनी पड़ी थी वो $7,400 थी। सो इसका हम यूँ कह सकते हैं कि इन दोनों का अगर मैं चेंज निकालूँ तो वो 3,000 पेशेंट्स का, और अगर मैं कॉस्ट का चेंज निकालूँ तो वो 2,400 है। सो आई कैन सिंपली डिवाइड दिस 2,400 बाय दिस 3,000 मीन्स चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन activity. So variable cost can be defined as 2,400 divided by 3,000 patients, and which becomes equal to $0.80 per patient, right? Okay, अब ये जब मेरे पास एक वेरिएबल कॉस्ट निकल आई है तो देखिए मैं यहाँ से बड़े आसानी से अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि मेरी फ़िक्स कॉस्ट कितनी है। सो देखिए अगर मेरी टोटल कॉस्ट जो थी वो 9,800 थी और मेरी वेरिएबल कॉस्ट का जो एलिमेंट है वो 0.8 पर पेशेंट है, तो जितने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स मैं अटेंड करता जाऊँगा ये फैक्टर उतना मल्टीप्लाई होता चला जाएगा और मेरी फ़िक्स कॉस्ट निकल आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग हाईएस्ट लेवल पर भी देखें जहाँ पर हमारी बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ये टोटल कॉस्ट बड़ी थी, so 9,800 minus 0.8 multiply by 8,000, remaining factor will be $3,400 which will be a fixed cost element. So आप लोग थोड़ा सा दूसरी जानिब भी अगर ध्यान देंगे तो देखें अगर मैं इस फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करूं मीन्स टू से कि अगर मेरे 7,400 मेरी टोटल कॉस्ट है और 0.8 के लिहाज से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मैं देखता हूँ जी इसकी हमारी ये कितनी अमाउंट बनती है। लेट मी कैलकुलेट इट ऑन माई कैलकुलेटर। सो 7,400 मल्टीप्लाई बाय 0.8 इट बिकम्स 5,920 6920 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी यहाँ पर मुझे पेशेंट्स नंबर ऑफ सॉरी ये जो पेशेंट है उनके साथ मल्टीप्लाई करना था। सो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 0.8 इट बिकम्स 4,000। सो अगर मैं 7400 से 4,000 माइनस कर दूं तो देखिए मेरी फिर भी कॉस्ट जो है वो जो फिक्स्ड पोर्शन का एलिमेंट है वो $3,400 ही बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अगर मैं हॉस्पिटल रन कर रहा हूँ तो मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट है वो $3,400 है। अब मेरी जितनी लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी मेरी ऑब्वियसली ओवरऑल कॉस्ट उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, बट मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो इन टोटल एज इट इज़ रहेगी, जैसे वो लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी पर है और जैसे वो हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर है। ऑब्वियसली मेरी कोशिश ये होगी अगर मैं एक प्रॉफिट ओरिएंटेशन रखता हूँ तो मैं कहूँगा कि यार लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ाएं ताकि पर यूनिट जो है वो फिक्स कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होती चली जाए। सो आई होप कि आप लोग ये जो मेथड ऑफ हाई लो है इसको यूज़ करते हुए वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं और वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट एलिमेंट भी एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलें जी चलते हैं अब हम अपनी दूसरा जो एलिमेंट है वो आज के लेक्चर में हमने जिसको स्टडी करना है दैट इज़ टू अंडरस्टैंड द ट्रेडिशनल फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट जो यूजुअली आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ते आए हैं, और जो कंट्रीब्यूशनल फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट है जो ज़्यादातर कह लें कि मैन्युफैक्चरर कंपनीज या मर्चेंडाइजर्स फॉर इनसाइड रिपोर्टिंग एंड फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पसेस डिज़ाइन करते हैं। उसके यूज़र्स बेसिकली इनसाइडर ऑफ द कंपनीज होते हैं, तो वो दोनों फॉर्मेट भी स्टडी करते हैं और फिर देखते हैं कि वो किस तरह से हेल्प आउट करते हैं। So here you can see the title of traditional and contributional format income statement on your screens. Let me read these highlighted lines for you and फिर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। So as we discussed that we will
explain here how to prepare the traditional and contributional format income statements for a merchandising company as well as for manufacturing companies as well. यहाँ पर सिर्फ ये बात मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूँ कि जो बुक है यहाँ पर चूँकि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रही है 6000 को इन बोथ फॉर्मेट्स, तो इसको हम फॉर अ मोमेंट मर्चेंडाइजिंग कंपनीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं. फर्दर जब हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की डिटेल मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर, तो हम कह देते हैं कि ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट पर्सपेक्टिव से फॉर्मेट है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट कि जो पर्पज़ ऑफ दीज टू जो फॉर्मेट्स है वो ये है कि आप इनसाइड और जो आउटसाइड यूज़र्स हैं ऑफ द रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, उन दोनों की नीड को सेटिस्फाई कर सकें. सो हेयर यू कैन सी दैट इन एग्जिबिट 2-12 द लेफ्ट हैंड साइड जो है वो शो कर रही है आपको ट्रेडिशनल फॉर्मेट को, जो यूजुअली आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट्स में पढ़ते आए हैं. और यूजुअली उसमें हम लोग सेल्स में से CGS माइनस करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस मार्जिन बचता है, और उसमें हम तमाम सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को जब माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है. बहरहाल इसकी अगर भी डिटेल्स हैं, बट दैट इज़ नॉट आवर सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन हेयर. अगर मैं कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट की बात करूं तो ये आपको लिटिल बिट चेंज नज़र आ रहा होगा. So I will give you this whole detail, but just let me read the highlighted lines once for you people. So this exhibit shows both formats of income statement, and the cost of goods sold reports the product cost attached to the merchandise sold during the period. So इस format में आप देख रहे हैं कि ये जो cost of goods sold है ये बेसिकली एक्सप्लेन कर रही है उस कॉस्ट को जो कि मर्चेंडाइज को बेयर करनी पड़ी है फॉर द प्रोडक्ट, जिसे हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहेंगे ड्यूरिंग द होल पीरियड. ठीक है. और उसके साथ साथ अगर हम लोग इन सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की बात करें तो ये बेसिकली मर्चेंडाइज़र की पीरियड कॉस्ट कहलाएगी. इस 6000 को मैं कहूँगा कि यार ये उस साल के दौरान जो प्रोडक्ट कॉस्ट बेयर करनी पड़ी है वो 6000 है, और उस साल के दौरान जो पीरियड कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ी है बिज़नेस को वो बेसिकली 5000 है. ठीक है. 3100 जमा 1900. सो द कॉस्ट द सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रिपोर्ट ऑल पीरियड कॉस्ट एंड हैव बीन एक्सपेंस्ड एज इनकर्ड. ओके. हेयर यहाँ पर एक बात क्लियर कर लें फॉर द मर्चेंडाइज़र, जो कि बेसिकली बनी बनाई प्रोडक्ट एक जगह से उठाता है और दूसरी जगह हायर प्राइसेस के ऊपर सेल कर देता है, उसकी बेसिकली जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी वो हम लोग बड़े सादे से तरीके से मुहैया कर सकते हैं कि आप बिगिनिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में आप मज़ीद जो परचेजेस आपने उस साल भर में की हैं उनको ऐड कर दें और माइनस कर दें क्लोजिंग बैलेंस को, तो जो एब्सेंट वॉल्यूम नज़र आ रहा है वो बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है. दिस इज़ जस्ट लाइक कि मैं आपके पास 100 रुपीज़ पहले थे और मैंने आपको 50 रुपये और दिए, और एट सम मोमेंट मैंने आपको कहा कि यार ज़रा अपनी जेब में देखो कितने पैसे हैं, तो आपने कहा जी 75 रुपये हैं. तो बाकी 75 कहाँ गए जी? बाकी 75 जी ख़र्च हो गए हैं ज़रूरत के ऊपर. ठीक है. तो सिमिलरली हम बड़े सादे से तरीके से कह सकते हैं कि पिछले साल जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री था, इस साल की तमाम परचेजेस जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है उनको ऐड अप कर दें और इस साल का क्लोजिंग बैलेंस उसमें से माइनस कर दें, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो है वो उसका वॉल्यूम या उसकी कॉस्ट हमारे पास निकल आएगी. तो ये एक आपके सामने एग्जांपल भी दी है. फॉर एग्जांपल के पिछले साल 7000 की इन्वेंट्री क्लोज़ की थी, यानी कि इस साल की जो बिगिनिंग इन्वेंट्री थी वो 7000 थी, और इस साल हमने मज़ीद जो ख़रीदारी की है वो 3000 की है, और इस 31 दिसंबर को इन्वेंट्री का जो बैलेंस रह गया है वो 4000 है. लिहाजा जो 6000 का डिफरेंस है वो बेसिकली सोल्ड आउट हो चुका हुआ है. सो इट्स क्वाइट सिंपल टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द मर्चेंडाइज़र. तो ये बेसिकली ये जो फॉर्मेट है आपके सामने, ये जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट नज़र आ रहा है, बेसिकली ये आपका एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है. लेकिन यहाँ से हाँ
जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो मर्चेंडाइजर्स हैं वो इंटरनल डिसीजन पर्पस के लिए इस इंफॉर्मेशन को काफ़ी हद तक इस्तेमाल नहीं भी कर सकते, बिकॉज़ उन्हें बेसिकली वेरिएबल और फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो हैं जिनका ताल्लुक उनके प्रोडक्ट और पीरियड कॉस्ट के साथ है सेपरेटली चाहिए, ताकि वो अपनी लेवल ऑफ एक्टिविटी के बारे में, प्राइसिंग के बारे में और तरह के डिसीजन जो उनके इंटरनल पर्सपेक्टिव के हैं उनको वो डिज़ाइन कर सकें। सो हम ये कह सकते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट है वो बेसिकली हेल्प करता है मैनेजर्स को, जो कि क्लियरली डिस्टिंग्विशेस कर रही है बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, और ताकि वो अच्छी प्लानिंग कर सकें, कंट्रोल कर सकें अपने एक्शंस को और फिर रेलेवेंट डिसीजन मेकिंग कर सकें। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट है वो बेसिकली यहाँ पर यूँ कह लें कि अगर हम अपने रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ निकाल दें पीरियड, तो हमारे पास जो कुछ बचेगा वो बेसिकली कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल्स में से उसने तमाम के तमाम वेरिएबल एक्सपेंसेस निकाल दिए हैं। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बेसिकली वेरिएबल एक्सपेंस है। 1000 यूनिट्स बेचे हैं फॉर 6 रुपीज़ तो 6000 है, 10,000 यूनिट बेचे होते तो 10,000 कॉस्ट होती। और ये वेरिएबल पोर्शन ऑफ दिस फिक्स मिक्स्ड ये जो सेलिंग मिक्स कॉस्ट है उसका ये वेरिएबल पोर्शन है। इसी तरह ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिक्स कॉस्ट है उसका ये वेरिएबल पोर्शन है। सो अगर हम लोग ये तमाम के तमाम वेरिएबल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस अपने टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर दें तो जो हमारे पास रिमेनिंग डिजिट निकलेगा वो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन से मुराद बेसिकली ये है कि ये वो मार्जिन बचा है जो कि कंपनी के बाकी फिक्स एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए सीना तान के खड़ा होगा। ठीक है, सो 5000 में से अगर हम लोग बाकी के फिक्स एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो ये हमें एक्सप्लेन कर देगा कि कंपनी का जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 1000 है। नो डाउट कि ये दोनों जानिब 1000 ही आएगा आंसर, सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर का फ़र्क है ताकि रेलेवेंट डिसीजन मेकिंग की जा सके। ओके जी, थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। It provides managers with an income statement that clearly distinguishes between fixed and variable cost and therefore aids planning, controlling and decision making. The contribution margin is the amount remaining from sales revenue after variable expenses have been deducted. This amount contributes toward covering fixed expenses and then towards profits for the period. ज़्यादातर हम लोग इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन को यूज़ करते हैं अपने कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के लिए। ज़ाहिर बात है ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में सीखेंगे, और इस तरह की और भी जो प्राइसिंग इश्यूज़ हैं या यूँ कह लें कि आपकी प्रोडक्ट लाइन एनालिसिस है और आपका ब्रेक इवन एनालिसिस है, तो इस तरह के एनालिसिस के लिए हमें ये कंट्रीब्यूशन मार्जिनल पोर्शन जो है वो रिक्वायर्ड होता है। सो यहाँ पर मैं अपना ये लेक्चर क्लोज़ करता हूँ जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉस्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, और इसके साथ ही हम लोग इस चैप्टर को क्लोज़ करते हुए थर्ड चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। जज़ाकल्लाह।